हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, TI-4 के माध्यम से बिहार में बहाली होने वाली है शिक्षकों की। ऐसे में आप सभी अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास वक्त है, आप कंटिन्यूसली अपनी तैयारी में जुट जाए ताकि आप अपना एक सीट कन्फर्म कर सकों। कुछ TI-4 से संबंधित में मैं आपको, एक होता है ना कि इम्पोर्टेंट बातें बताना, मैं आपको बता दूँ। प्रश्न जो आपका बनता है, आप यहाँ पे नोट करेंगे बुक, ऑथर देखेंगे कि इस बुक के राइटर कौन है। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपका बनता है। दूसरा आपके हो गए दिवस, आप इसको अच्छे से याद कर जाएं। साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में प्रत्येक महीना में कौन सा दिवस इंपॉर्टेंट होता है उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। 1 से 2 नंबर आपको यहाँ से बनता है। तीसरा बिहार जनगणना, बिहार जनगणना 2011, यहाँ से आपका 1 या 2 प्रश्न यहाँ से बनेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, जितना हम 3 टॉपिक की बात कहे हैं, इससे 5 प्रश्न आपके बनते हैं। ऐसे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है कि बिहार से संबंधित आप जितने भी दिवस हैं इम्पोर्टेंट है, जैसे बिहार दिवस और बिहार में जो यहाँ के महान लोग हैं उनकी पैदाइश, इन सभी चीज़ों को अगर आप कोरिलेट करके अच्छे से याद करते हैं तो आपका ये नंबर श्योर है। वहीं बिहार जनगणना की बात करें हम तो TRE-1 में भी प्रश्न आया था, 2 में भी आया था और 3 में भी आया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप इसे अच्छे से देखें, कवर करें, ताकि आप अपना नंबर पक्का कर सको। पढ़ने का स्टाइल बहुत ही सबका यूनिक और सब अपने अपने शैली के अनुसार पढ़ाई करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर एक सीट के लिए 10 लोग कंपटीशन में हैं तो उसमें कौन सा एग्ज़ामर मतलब अच्छा निकाल कर चला जाएगा वो किसी को अंदाज़ा नहीं होता है। तो ये वही लोग होते हैं जो अपनी स्टडी को हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं। हम देखें कि यहाँ से टॉपिक से ये प्रश्न आते हैं तो हम इस प्रश्न को या इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, अपना अलग से टाइम एफर्ट्स में लगाना, ताकि आप आपका 5 या 4 नंबर आप उन सभी से आगे होंगे, अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं। वहीं हम बात करें कि बिहार स्पेशल से, तो बिहार स्पेशल से मैंने नदियाँ और बिहार की जो इतिहास है उन सभी को कवर किया है। आप चाहो पहली बार अगर इस वीडियो पर आप देख रहे हैं तो आप जाएं वीडियो को देखें वहाँ से, ताकि आप अपनी नॉलेज में बूस्ट ला सकें। रही बात कि प्रैक्टिस करने का, तो आप एक प्रैक्टिस सेट ले लें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ताकि आपका टाइम जो होता है वो मैनेजमेंट आपका सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम। यूरोपीय कंपनी का आगमन, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे, उतना ही आप टाइम वहाँ पे बचा सकेंगे, ताकि आप रीजनिंग मैथ में टाइम लगा सकें, आप अपना स्कोर अच्छा कर सकें। प्रैक्टिस करना ही चाहिए और प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करना चाहिए। अब हम देखेंगे कंपनियों का आगमन के से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसको हम देखेंगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जी हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेसिक का ही पूरा है, निचोड़ है एक तरह का। आपको रिकॉल कराऊँगा, आप रिकॉल करेंगे, आप देखेंगे, आप अपनी याददाश्त को इसमें मतलब ताज़ा करेंगे, ताकि आप अपना एग्ज़ाम अच्छा से तैयारी करते रहो। अब हम देखते हैं यहाँ पे कंपनी को आगमन। आप सभी ने पढ़ा भी होगा, बस आपको यहाँ पे देखना है कि इसको हम कैसे याद करें, किससे रिकॉल करें, ताकि हम क्वेश्चन को एक भी छोड़ ना पाएँ। पहले तो पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, फ्रेंच आते हैं। हमने इसे याद किया था PDAF, P से पुर्तगाली, D से डच, A से अंग्रेज, F से फ्रेंच। इस तरह से हमने याद किया था आगमन कि यूरोपीय कंपनी का आगमन किस तरह से हुआ था, और इसको कालक्रम में सजाने के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इसे यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, और यहाँ पे साल भी डिनोट है, आप देखो चाहो तो याद भी कर सकते हो। जैसे पुर्तगाली 1498 में भारत आया, डच जिसे अभी हम हॉलैंड के नाम से जानते हैं, अंग्रेज 1600 में, फ्रेंच 1664 में। अब देखते हैं कंपनियों स्थापना का क्रम। कंपनी की स्थापना का क्रम कैसे था, तो सबसे पहले जो करते हैं पुर्तगाली कोचिन में 1503 में, वहीं अंग्रेज की बात करें 1608 में, डच मुसलीपट्टनम में, फ्रांसीसी 1664 1668 में सूरत में स्थापना करते हैं। आगे हम देखेंगे, अब देखते हैं जैसे एक एक करके हम देखेंगे। यहाँ पे पुर्तगाली से इसे जो प्रश्न बनता है उसको हमने यहाँ पे कवर किया है। 1498 में पुर्तगाली आता है, अफ्रीका होते हुए भारत आता है, अफ्रीका होते हुए भारत आता है, जिसे केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जाना जाता है।
मुनाफा जो होता है उसको 60 गुना होता है भारत में। 1500 यानी कि पेट्रो एब्रज जो है पुर्तगाली, वो 1502 में फिर वास्को डी गामा आता है। सबसे पहले भारत में पेट्रो जो है एवरेज है वो आता है 1500 में। हालांकि उसको पता नहीं चलता कि ये भारत जैसा देश भी है। आप देख सकते हैं जब हम पढ़ते हैं बेसिकली 9th-10th में जब हमने पढ़ा था कि भारत की खोज किसने की, तो पुर्तगाली वास्को डी गामा, ये बहुत ही जिक्र सुना था। ऐसी बात नहीं कि भारत की खोज की थी, बल्कि भारत का अस्तित्व बहुत ही पुराना है, हज़ारों वर्ष पुराना है। ये भारत का अस्तित्व था, लेकिन यूरोपीय लोग को मालूम नहीं था कि उसके आसपास, या हम सबको पता नहीं था कि इसके बाहर भी कोई दुनिया है। तो ऐसे में वहाँ यूरोप के जो मतलब शासन थे उस समय, उन्होंने कहा कि भाई अब जाओ पता करो कि ऐसे मतलब कोई और भी देश है कि बिल्कुल अकेले हम ही लोग हैं इस दुनिया में। तो ऐसी में खोज में सभी लोग निकले यहाँ से। तो कुछ लोग यहाँ से मतलब इंडिया पहुँचने के बजाय अमेरिका गए। अमेरिका में अभी भी रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है वो जगह, वो उसको लगा कि ये इंडिया है। फिर उसके बाद वास्को डी गामा आता भारत 1498 में। अब हम देखेंगे वास्को डी गामा भी दोबारा जब आता है वो 1502 में आता है, वास्को डी गामा आया। पुर्तगाली जो वायसराय होते हैं अल्मीडा। अब हम देखेंगे यहाँ से जो टॉपिक आपको मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ, इससे प्रश्न पूछते हैं, बस प्रश्न से संबंधित ही आपको यहाँ का क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। पुर्तगाली वायसराय क्या? अल्मीडा। सबसे पहले अल्मीडा बनते हैं। प्रथम वायसराय होता है या गवर्नर होता है पुर्तगाल का। ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित कौन है? अल्मीडा। आपको ऐसे याद करना है कि प्रश्न भी ऐसे पूछते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन संबंधित हो? अल्मीडा। अब हम बात करेंगे अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के बारे में 1509 से 1515 तक ये रहता है, वायसराय रहता है। गोवा को पहली बार जीतता है। वास्तविक संस्थापक पुर्तगाल का था। पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो अल्बुकर्क है। राजधानी कोचिन को बनाता है। 1510 में बीजापुर में आदिल शाह से जीतता है। ठीक है। भारत से आज़ादी मिला 1966 में। पुर्तगाली मतलब जो ये है, पुर्तगाली से हमें आज़ादी मिला 1961 में, सॉरी, गोवा जो आज़ाद हुआ था 1961 में। टर्म यूज किया था 3G। 3G का मतलब क्या होता है? गोल्ड, गोल्डरी। नानो डी कुना, ये तीसरे वायसराय हुए पुर्तगाल के। गोवा की राजधानी और मुख्यालय बनाया। गोवा को राजधानी किसने बनाया? तो नानो डी कुना। 1505 में दीव और 1559 में दमन दोनों को जीतता है। दमन और दीव को 1535 और 1559 में दमन को और 1535 में दीव को। यहाँ पे देखेंगे भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक पुर्तगाल है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक कौन है? तो पुर्तगाल है। पुर्तगाल से हमारे देश में आया अनानास, गन्ना, पपीता का मतलब पौधा, पेड़, खेती, ये सभी इंट्रोड्यूस किया था पुर्तगाल लोग। इससे पहले हमारे देश में इस तरह का कोई भी फल या पेड़ नहीं था। अब हम बात करते हैं डच से संबंधित कुछ प्रश्न बनने वाले। डच आता है 1595 से 96 में। हॉलैंड या नीदरलैंड के नाम से अभी इसको हम जानते हैं, डच को। नेतृत्व इसके करते हैं कॉर्नेलियस हाउटमैन। पूर्वी एशिया आता है यूरोप से इंडोनेशिया की तरफ। ठीक है। सर्दी में मसाला का डिमांड होता है, वहाँ पे मसाला नहीं मिलता है, इसलिए वो लोग इधर से आकर मसाला ले जाते हैं। भारतीय कपड़ों की पहचान होती है। 1759 में बेदरा का जो युद्ध होता है, बैटल ऑफ बेदरा, आप इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये प्रश्न पूछ सकता है कि बैटल ऑफ बेदरा कब हुआ था? 1759 में डच और इंग्लिश के बीच में, डच और अंग्रेज के बीच में, जिसमें डच हार जाता है और अंग्रेज जीत जाता है। बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 में। किसके बीच? डच और अंग्रेज के बीच में। कौन जीता? अंग्रेज जीता। आगे देखेंगे हम। अब हम देखते हैं अंग्रेज के बारे में। 31 दिसंबर 1600 महारानी एलिजाबेथ। कंपनी स्थापना के टाइम भारत का राजा था अकबर। स्थापना के टाइम भारत का राजा अकबर। उपाधि जो मिला, अवधि जो मिला वो 15 वर्ष के लिए मिला। कितने वर्ष के लिए मिला? 15 वर्ष के लिए। एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद जेम्स प्रथम, 1833 एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। 1833 एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। रानी की मृत्यु होती है 1603 में। एलिजाबेथ की मृत्यु होती है 1603 में। 1833 के एक्ट के तहत
ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्ट रखा गया। वहीं कंपनी स्थापना के समय भारत का राजा था उस समय अकबर। अब कौन कौन आया था उसको हम देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस 1608 में आता है अकबर के नाम का फरमान लेकर। 1608 में राजा रहता जहांगीर। सर थॉमस रॉय 1615 में आता है जहांगीर के वक्त, ठीक है। 1632 में गोलकुंडा सुनहरा फरमान, यानी सुनहरा फरमान कहाँ से जारी होता है, गोलकुंडा कब, 1632 में। 1717 में फर्रुखसियार जॉन सरमन आता है और इसी को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फरमान युद्ध 3000 वार्षिक था। फरमान जो उसमें बातें हुई थी वो क्या क्या बात हुई थी। 3000 वार्षिक बंगाल मुक्त व्यापार, 10,000 वार्षिक कर सूरत में व्यापार, ठीक है। 3000 वार्षिक दोगे तो बंगाल में। मुंबई से पूरे भारत में चलाने का मौका मिला, यहाँ से मुंबई में पूरे भारत को चलाने का मौका मिलता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ कॉलेज उस समय जो बनाए गए थे या सोसाइटी बनाए गए थे वो कौन सा उस समय के स्टेट में था उसको हम कवर करते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये था मद्रास में। फोर्ट विलियम कॉलेज यहाँ था कोलकाता में। फोर्ट ली था पांडुचेरी में, यहाँ से प्रश्न बनता है। और फोर्ट विलियम कॉलेज किस नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे है। मैग्ना कार्टा को अधिकार पत्र भी कहा जाता है। 1661 में राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली रानी कैथरीन दहेज में, पुर्तगाली ने ब्रिटिश को दहेज में दिया, कौन, पुर्तगाल दे दिया था। 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए की कंपनी में मुंबई दिया, कौन, तो इसे अंग्रेजों ने लिया। 1688 में औरंगजेब का सामना सर जॉन चाइल्ड से होता है। ब्रिटेन के 3 प्रेसिडेंसी है और कौन कौन सा है, बंगाल था, मद्रास था, मुंबई था। पूरे भारत में 3 ही प्रेसिडेंसी था अंग्रेज के समय, बंगाल, मद्रास, मुंबई। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जो था आयर था प्रथम प्रेसिडेंसी। 1616 में डेनिश कंपनी आता है तंजौर मद्रास में। भारत में सबसे बाद में आने वाली कंपनी है स्वीडिश कंपनी 1731 में, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रांस। शासक लुई 14वां उस समय था। वहीं 1664 में फ्रांसीसी कंपनी आती है। 1668 में फैक्ट्री बनाती है सूरत में और 1669 में दूसरा फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, यह है कर्नाटक में। 1673 में पांडिचेरी का अधिकार पाता है वो, 1954 में फिर हट जाता है। 1954 में मतलब हटता है फिर अधिकार पाता है। 1674 में चंद्रनगर पर कब्जा करता है। कर्नाटक युद्ध जो हुआ था अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच। तो पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 लड़ा गया था। कारण था उस समय ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी को लेकर ये लड़ाई हुई। अब यहाँ पे देखेंगे जो प्रश्न बनता है उसी चीज़ को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं ताकि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से तैयारी कर सकूं। दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से 1754। कारण था हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को अलग अलग करना, ठीक है। 5 वर्ष तक यह युद्ध चला। संधि जो हुआ पांडिचेरी की संधि हुआ 1755 में। पांडिचेरी की संधि कब हुआ, 1755 में। और यहाँ पे देखेंगे हम तीसरा युद्ध हुआ था 1756 से 1763 के बीच में। कारण है सप्तवर्षीय युद्ध भी इसको बताया जाता है, ठीक है। और हुआ कब, 1756 से 63। संधि कब हुई, पेरिस की संधि हुई। और वांडीवुस का युद्ध इम्पोर्टेंट, आप इसे मार्क आउट करेंगे कि वांडीवुस का युद्ध कब हुआ था, 1760 में। 1760 में वांडीवुस का युद्ध हुआ था ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में। इस युद्ध में फ्रांस का पतन हो जाता है और अंग्रेज पूरी तरह से यहाँ हावी हो जाता है। वांडीवुस का लड़ाई कब हुआ, 1760 में। अंग्रेजी सेवा का नेतृत्व आयरकुट करते हैं, वहीं फ्रांस का नेतृत्व कांट लाली करते हैं। तो यह था यूरोपीय कंपनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बीपीएससी द्वारा बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आप इस कंपनी को कालक्रम में सजाए या वांडीवुस का युद्ध कब हुआ था। वहीं हम सभी चीज़ को कवर किए हैं इस वीडियो में। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी मेहनत के साथ अपनी हार्ड वर्किंग को इस तरह से निचोड़े ताकि आप मेहनत करें। आपके पास बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ है कि टीआरई 4 का बहाली आपके सर पर है। आप सभी अच्छे से तैयारी करें, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें ताकि आप अपना एक सरकारी सीट पक्का कर सकों।
मैं इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो को कवर कराया है। TRE 3, 2, 1 का जितना भी PYQ है सभी शॉर्ट्स के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिया है। मैं प्रयास करूंगा और भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं BPSC द्वारा उन सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊं, या कोई भी एग्ज़ाम का अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आधुनिक भारत से संबंधित, आपको नए नए प्रश्न देखने को मिलते हैं तो आप उस प्रश्न से भी सीख सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। मैं इसी वक्तन के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। आप सभी लोग ऐसे ही जुड़े रहें।